हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित या 9वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है विभिन्न सामान्य अध्ययन से विभिन्न विषय यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, भूगोल, सामान्य ज्ञान, बिहार विशेष इत्यादि प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी यह बात किन्होंने कहा था कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, क्योंकि 1922 का वह दौर था जिस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज जो है उस वक्त पूरी तरह से जो है वो मजबूती की स्थिति में था। और वैसे सिचुएशन में जो है कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह कथन जो है महात्मा गांधी का था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 1922 में ही इन्होंने इस बात की मांग की थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। क्योंकि 1922 में उस वक्त जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चल रहा था और 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को तैयार किया गया और जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसको उस संविधान को लिखित रूप देने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो यह कब शुरू हुई, तो इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है जिस दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई वह है 9 दिसंबर 1946 की तिथि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर होगा। कुछ और भी तथ्य है इसके बारे में जानते चलिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसमें बिहार के ही एक विभूति हैं जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। उस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट नहीं, अस्थायी अध्यक्ष उनको निर्वाचित किया जाता है। उसके 2 दिन के पश्चात अर्थात 11 दिसंबर 1946 को पुनः जब बैठक होती है तो फिर उसमें जो है संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी या पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी यह दिल्ली में हुई थी। अर्थात इस प्रश्न के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी, सेंट्रल हॉल में। और वहाँ जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा तथा इसके सवाल आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया है या सच्चिदानंद सिन्हा ने या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने या सी राजगोपालचारी ने। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन चूँकि उनको जो है पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनका अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष, तो इन्होंने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अर्थात चौथा नंबर प्रश्न के लिए भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे वो हमारे बिहार के ही विभूति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जो ये है संबंध वो सारण यानी छपरा जिले से है। ऑप्शन नंबर सी जो है 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। इनको चुना कब गया था, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उसके पश्चात जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो फिर जो है इनको जो है वो कुछ मंत्रालय मिला और फिर इन्हें जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उस दिन इनको राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा पूरे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य कर रहे थे और इनकी निगरानी में संविधान लिखने का कार्य चल रहा था। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी था
जिन्होंने संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करके दिया, मसौदा तैयार करके दिया, वो कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि वो जो थे हमारे संविधान निर्माता थे। संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है किनको? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी थी जिन्होंने संविधान को जो है लिखित रूप देने का ये कार्य किया। पूरा प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, संविधान का प्रारूप किस ढंग का होगा, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यह मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? यानी संविधान सभा जब ये थी कार्य कर रही थी, संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उसमें निर्णय किस प्रकार से लिए जा रहे थे? एकता एवं अखंडता, यानी कोई एक आदमी था जो निर्णय ले रहा था, या फिर बहुमत के आधार पर कि संविधान सभा में उपस्थित जितने सदस्य हैं उसमें एक से मतलब आधे से अधिक लोग का मत जो होगा वही मान लिया जाएगा, या फिर सर्वसम्मति थी कि एक एक सदस्य की उस पर सम्मति हो, या सहमति और समायोजन था। तो पहली बात कि एक लोग तो डिसीजन नहीं ले रहे थे, डिक्टेटरशिप नहीं था संविधान सभा में, तो ऑप्शन ए गलत है। बहुमत के आधार पर भी नहीं किया गया कि आधे से अधिक लोग अगर मान ले तो फिर वो उसी को माना जाएगा। और सर्वसम्मति भी नहीं हो पाई, यानी सहमति और समायोजन। सहमति और समायोजन का अर्थ ये हुआ कि अगर किन्हीं को किसी पॉइंट पर दिक्कत था तो उनको पहले जो है उसके बारे में अवगत करा करके फिर उनकी सहमति लेने के पश्चात ही उस पर निर्णय लिया जाता था। यानी संविधान सभा ऐसे हम भी कह सकते हैं कि अंतिम सहमति सभी लोग की थी, तो सर्वसम्मति भी कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर के हिसाब से वो डी है कि संविधान सभा के सभी निर्णय जो है वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जा रहे थे। क्वेश्चन 8 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने यह कब लिया था कि भारत को हम लोग एक संविधान देंगे? तो यह जो लिया गया था तिथि, जिस दिन जो है संविधान सभा ने यह प्रस्ताव लिया था कि हम भारतीयों को एक लिखित संविधान देंगे, वह तिथि था 22 जनवरी 1947 का। अर्थात 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय झंडा जो हमारा अभी राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो तिरंगा की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा ने कब ग्रहण किया? यानी भारतीय संविधान सभा ने उसे कब एडॉप्ट किया कि तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा? इसको एडॉप्ट करने का काम जो है, इसको अपनाने का काम राष्ट्रीय झंडा को, तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में जो है वह जुलाई 1947 में किया गया था। यानी 9वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि झंडे को जो है ये संविधान सभा ने जुलाई 1947 में ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? यानी संविधान हमारा जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात जो है बन करके कब तैयार हो गया था? तो संविधान जो बन करके तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 की तिथि थी, और इसी दिन जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। आज भी इस तिथि को हम लोग जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्यों 26 जनवरी को लागू किया गया? तो क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ही 26 जनवरी के दिन जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस इनके नेतृत्व में मनाया गया था, और रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके इन लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे 1930 में ही। तो उस तिथि को परमानेंट यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए जो है 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया गया, और 26 जनवरी को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया, और तब से हम लोग 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस के रूप में तथा 26 नवंबर की तिथि जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? यानी संविधान जब हमारा बन करके तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे उस वक्त? आज जो है उसकी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन का विकल्प है, और संविधान की संशोधन जो है वो भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त है, और उसके लिए मानदंड तय है कि कौन से ये को जो है बहुमत के आधार पर किया जाएगा, किसको 2/3 बहुमत से किया जाएगा। तो लेकिन जो भी है उसमें भारतीय संविधान में संशोधन के अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो ओरिजिनल संविधान था उसमें जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, और अनुसूचियों की जो संख्या थी वो
8 अनुसूचियाँ थी, आज वर्तमान में 400 प्लस जो है अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं और उस वक्त 22 भाग थे, आज वर्तमान संविधान में जो है 25 भाग हैं। हम लोग इसके जो अगला सीरीज लाएंगे यानी अगला प्रैक्टिस सेट में, उसमें जो है हम लोग भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, उस पर फिर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हम लोग अब अगले प्रश्न जो है वो भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, अतः हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ अगर दोस्तों अब तक आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वह 8, 9, 10 या 11 है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की जो कुल संख्या है वो 8 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 12वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर क्या है वह है ऑप्शन नंबर ए कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है, यानी सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, इस प्रकार से जो दूरी है के हिसाब से ग्रहों की संख्या है वो कौन सबसे सही है। तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है, सन के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो एक प्रश्न यहाँ से और निकलता है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से अगर पृथ्वी की स्थिति पूछा जाए तो सूर्य के सबसे करीब बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में तीसरे नंबर पर है। 8 ग्रहों की श्रेणी में पृथ्वी की स्थिति कौन सी है, तो थर्ड पोजीशन पे अर्थ है जो सूर्य के दूरी के हिसाब से है। एक और प्रश्न बनेगा कि आकार के हिसाब से पृथ्वी की स्थिति कौन सी है, तो जो ग्रहों का आकार है उसके हिसाब से जो पृथ्वी की स्थिति है वो 5वां बड़ा ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके खोज करने वाले खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे, तो न्यूटन, डाल्टन या फिर आइंस्टीन या कॉपरनिकस। तो ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने यह खोज किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो वो कॉपरनिकस ने किया था, इसलिए 14वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, यानी किस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो घूमने वाले ग्रहों के पास जो उपग्रह नहीं है वो मंगल और शुक्र है या फिर बुध एवं शुक्र है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बुध एवं शुक्र के पास जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास जो अपना केवल एक उपग्रह है वह है चंदा मामा। चंद्रमा जो है वो एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। तो सन है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जो सूर्य के सबसे करीब होगा तो उसका जो परिक्रमा करेंगे वह ग्रह, तो उसके परिक्रमा का जो समय होगा सबसे कम होगा, वो जल्दी परिक्रमा करके कंप्लीट कर लेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना दिन लग जाता है, 365 दिन का समय लग जाता है। और उसी के हिसाब से हम लोगों ने अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष निर्धारण किए हैं कि 365 दिन में जो है एक वर्ष कंप्लीट होगा। तो सूर्य के जो सबसे तीव्र गति से घूमने वाला जो ग्रह है वह है बुध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 16वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है, यह कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है हमारा गोल है और इसमें जो बिल्कुल बीचों बीच में है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। ऊपर में जो है वह उत्तरी गोलार्ध और नीचे में जो है वह दक्षिणी गोलार्ध। तो और सबसे ऊपर जो ये यहाँ जो पॉइंट है वो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहाँ नीचे जो सबसे पॉइंट है वो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब इस बीच में अलग अलग डिग्री पर रेखाएं हैं, जैसे 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करें, 23.5 डिग्री उत्तर में, तो उसको जाना जाता है कर्क रेखा से, फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में
तो उसको जाना जाता है मकर रेखा से। और पृथ्वी जो है जब परिक्रमा करती है तो सूर्य की जो स्थिति बनती है वो कर्क से मकर रेखा के बीच जो है सीधी बनती है, बाकी जगह तिरछी पड़ती है। तो सबसे जो बृहद वृत्त के रूप में जाना जाएगा वो 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा भी कहेंगे और विषुवत वृत्त भी कहेंगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से कौन जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह बीमारी है, या फिर कैंसर के रोकथाम का कोई दवा है, या फिर यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह कर्क रेखा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दक्षिणी अक्षांश की बात होगी तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से कौन जाना जाता है? वह जो है मकर रेखा को जाना जाता है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो 18वां नंबर का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें एक देशांतर से दूसरा देशांतर पार करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो कितना देर का लगता है? तो उसमें जो पृथ्वी को समय लगता है वो मात्र 4 मिनट में जो है एक देशांतर पार होता है। अर्थात अगर 1 घंटा का पूछा जाए तो 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा, तो इस हिसाब से जो है 15 डिग्री देशांतर 1 मिनट में पार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो 2 अक्षांश है, यानी पृथ्वी की जो इस तरह से क्षैतिज रेखाएं हैं जिसको अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसमें 2 अक्षांश यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो याद रखिएगा, 2 अक्षांश के जो बीच की दूरी है वह है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी है वह कहाँ है? तो देशांतर जो है पृथ्वी का जो ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा है ये देशांतर कहलाता है। ये 0 डिग्री शुरू होता है। 0 डिग्री देशांतर जो है यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में है। कहाँ है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में है, और वहाँ से जो है इसका शुरुआत होता है। तो इसकी जो सर्वाधिक डिस्टेंस है, 0 तो हो जाता है ध्रुव पर सबसे कम होगा, और सबसे अधिक डिस्टेंस जो होगा वो विषुवत रेखा पर होगा, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर इसका जो है सबसे अधिक डिस्टेंस होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज करता जो है यह 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों कण जो है यह इसके परमाणु के कण हैं। जो शुद्ध रूप है किसी पदार्थ का वो तत्व कहलाता है, और तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु कहलाता है। और परमाणु के अंदर जो है ये 3 कण होते हैं। एक जो है ये एक कण जो है वह है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज जो है कौन किए? तो जे थॉमसन ने। दूसरा कण है प्रोटॉन, जिसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की, और तीसरा कण है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जो है वह जेम्स चैडविक किए हैं। यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो शुरुआत है वो उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इसका जो सबसे सही जो है आंसर होगा कि नोबेल पुरस्कार के जो विजेता है अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने जो खोज किया है वो डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है पूरे विश्व में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कारक जो है वो कौन है? तो टेलीविज़न का जो आविष्कारक के रूप में नाम आता है, टेलीविज़न का आविष्कार किए हैं। 24वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है J.L. बेयर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है कि एक्सरे जो आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है मेडिकल साइंस में, तो इस एक्सरे की खोज जो है किन्होंने किया था? एक्सरे की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉन्टजन ने जो है एक्सरे की खोज किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी जेम्स वाट जो वाष्प इंजन की खोज की है सही है, J.L. बेयर्ड जो ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन का खोज किए हैं, J.L. बेयर्ड जो टेलीविज़न का किए हैं, और जे कोपर्निकस जो है वो पेंसिलिन का, तो ये सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुख्य वायु प्रदूषक है, वायु का जो प्रदूषक है
उसमें मुख्य वायु प्रदूषक में कौन सा नाम आता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या N2 नाइट्रोजन, या फिर गंधक सल्फर। गंधक जो है वो सल्फर, जिसका सूत्र ये संकेत एस है, उसका नाम गंधक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए कि CO जो है वो मुख्य रूप से वायु प्रदूषक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह मुख्य रूप से वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार हम लोग जो है अभी भूगोल के बाद विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं। हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? जो हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 से जानते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक के रूप में नहीं जाना जाएगा। क्यों नहीं जाना जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो है वो वायुमंडल में ऑलरेडी है, और जो है ये निश्चित मात्रा में जरूरी भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति न रहे तो जितने पादप हैं उनका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये वायु प्रदूषक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस कहलाने वाले गैस कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस कहलाने वाले जो गैस हैं, हरित गृह प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं नाम CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन, और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा 29वां नंबर प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो CO2 का निर्माण जो वायुमंडल में मुख्यतः होता है वह जीवों के श्वसन क्रिया से होता है, अर्थात सजीव जो है जब सांस लेता है ऑक्सीजन के रूप में, और फिर जो है वो सांस छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जितने भी सजीव हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सभी लोग जो है CO2 ही जो है श्वसन के पश्चात छोड़ते हैं। तो जीवों के श्वसन क्रिया से जो है CO2 का मुख्यतः निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि अब इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत जो है लिया गया है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है यह कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय है, वह जो है उसके रचयिता यानी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह एकमात्र ऐसे दुनिया के शख्स हैं जिन्होंने जो गीत लिखा है, तो उनका गीत दो देशों का राष्ट्रगान है। एक अपने भारत देश का राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जय है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा है। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय, भारत के पहले जो नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में नाम आता है वो किनका आता है? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, तो लगभग हर वर्ष जो है अलग अलग जगहों पर भारत में जो है उसके अधिवेशन होते थे। तो इसका 1938 का अधिवेशन जो है यह किस शहर में हुआ है? 33वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि हरिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कि डू एंड डाई, डू और डाई का जो मंत्र है, करो या मरो का नारा है, यह किन्होंने दिया है? तो डू और डाई का जो नारा है यह महात्मा गांधी ने दिया है। और यह जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, डू और डाई यानी करो या मरो। हालांकि इस नारा के लिए इनका जो आलोचना भी होता है, क्योंकि जो शख्स पूरी ज़िंदगी अहिंसा और ये पूरा जो है सारी लड़ाई अहिंसा पे लड़े, वो फिर मरो, करो या मरो का नारा कैसे दे सकते हैं? तो इस पर जो है एक ये भी है। लेकिन जो है 1942 में इन्होंने अंतिम ये रहा कि अब की बार जो है करो या फिर मरो। तो उस वक्त जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और उस वक्त जो है इन्होंने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो प्रमुख कारण था भारत में वो था ये सभी सदस्य उसमें जो थे वो अंग्रेज सदस्य थे। इसी कारण जो है मुख्य रूप से साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है
कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये जो आंदोलन हमारे पास है ये दांडी मार्च में निभाई थी, या फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में, या बारदोली सत्याग्रह में। तो सबसे सही जो ऑप्शन है वो डी है कि बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी, और उसी के पश्चात जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ये भी प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि उन्हें कब दी गई, तो सफल बारदोली सत्याग्रह के पश्चात जो है उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो महात्मा गांधी जो है वो लंदन से पढ़ने के बाद एक व्यापारी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। हालांकि वहाँ भी काला गोरा का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, वहाँ भी भारतीयों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, तो वहाँ भी उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू किया था। लेकिन जब वो भारत लौटे तो फिर भारत से कहीं गए नहीं, पूरी आज़ादी की लड़ाई में जो है उन्होंने अहम योगदान दिया है। और पहली जो शुरुआत किया है तो 1915 में भारत आए, और 1917 में चंपारण से जो है उन्होंने जो नील की खेती के किसानों के विरुद्ध जो है ये अपना सत्याग्रह शुरू किए हैं। तो 15 में भारत आए, 16 में इन्होंने भारत का भ्रमण किया, पूरी स्थिति को जाना, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये बिहार आए, और बिहार में जो है वह 1917 से चंपारण सत्याग्रह को इन्होंने ये किया है, अपने सत्याग्रह की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है यह भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही सबसे सही उत्तर है। और इसमें जो है ये फिनिक्स फार्म भारत में जो है इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। 38वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश का जो अभी राजधानी ढाका है वहाँ हुआ था। और इन्होंने 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसने सरकार ने जो है लगभग 22 महीने सरकार चलने के बाद 1939 में, दिसंबर 1939 में जब सरकार इस्तीफा दे देती है, तो उस समय जो है ये मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो वह वर्ष था 1939 का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह किनके पास, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। याद रखिएगा 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। उस जो गठन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। गृह विभाग मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और आम चुनाव जो हुआ है 1951-52 में हुआ है प्रथम आम चुनाव। उस वक्त जो है उससे पहले ही हमारे गृह मंत्री जो थे उनका स्वर्गवास हो गया था, और राष्ट्रपति के रूप पर में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चयन हो गए थे। और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, और उस विभाग में हमारे जो 1946 में प्रथम जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको कोई विभाग नहीं मिला था। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी ध्यान से तैयारी रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।